हमारे साथ हैदराबाद पार्लियामेंट की उम्मीदवार माधवी लता जी जुड़ी हैं। मैडम, काफ़ी सुर्खियां बटोर रही हैं। यहाँ पर आज हमको आना पड़ेगा आपके पास्ट में, आपके आपका जो पहले थे, आप पहले भी सुर्खियों में थी, लेकिन वजह थी आपके बच्चियों का एजुकेशन। जब हमने आपसे बातचीत की थी, आज कुछ और सुर्खियां बटोर रही है और इस पर कोई रोक नहीं है। तो यहाँ का जो सफ़र रहा है, इस पर आप बताइए, कहाँ से ये शुरू हुआ, कैसे यहाँ तक पहुँची और आगे क्या आपका एक्शन प्लान है? जी भैया, अगर आप मेरे बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं अपने बच्चों को हाँ स्कूल में डालने की बहुत प्रयत्न की थी, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ का एजुकेशन व्यवस्था जो है, खास कर यहाँ तेलंगाना का जो एजुकेशन व्यवस्था है, मुझे कहीं भी नहीं लगा कि बच्चे 10-11 साल स्कूल जाए, अंत में वो 10th क्लास का पुस्तक पढ़े जिसका कोई फायदा नहीं है। जो मैं आज और अच्छी तरह से समझती हूँ कि मैंने सही किया है। मैं उसकी छोटी सी आपको एक उपमान देती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ। इन बच्चों को अगर आर्टिकल 30 के बारे में जानने होते, यही बच्चे अगर आर्टिकल 35A के बारे में जानने होते, यही बच्चे अगर आर्टिकल 370 के बारे में जानने होते पुस्तकों में, अगर यही बच्चे आर्टिकल 19 के बारे में इन डिटेल समझे होते, क्या ये बच्चे जब 10वीं कक्षा निकल के बाहर आते, इनको क्या इतनी ज्ञान नहीं होती कि कौन पॉलिटिकल लीडर क्या बात कर रहा है, वो सही कह रहा है ना कह रहा है, हमको देश के लोगों से लड़ाई करवा रहा है या हमारे जिंदगी में दरार लेके आ रहा है, क्या हमको मजहबों से लड़ाई करवा रहा है, क्या ये सोच विचार एक स्कूल के बच्चे के दिमाग में रहना जरूरी नहीं है? कितना जरूरी है? पढ़ाई किसके लिए? स्कूल के बुक्स किसके लिए? क्या हम पिछले वो इतिहास पढ़े जिसका कोई वजह भी नहीं है, कोई वजूद भी नहीं है, या हम ये पढ़े कि आज किन लोगों की वजह से हमारे बच्चों का सोच विचार बदल रहा है? मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि अपने बच्चों को घर में पढ़ा के बड़े करी मैं, क्योंकि मेरे बच्चे हर उस पुस्तक को पढ़ने के प्रयत्न करें, हर उस सच्चाई को पता लगाने के लिए प्रयत्न करें। हाँ जी, क्योंकि उनको इंसान बनने का मैं रास्ता दिखाई, उनको सबको प्यार करने की रास्ता दिखाई, उनको इंसान को मजहब के आईने से ना देखने का मैंने तजुर्बा दी उनको और पढ़ाई दी है। आज मेरे बच्चे मानते हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा। कहीं भी जाते हैं, कोई भी कॉलेज, जैसे कि IIT कॉलेज में जो जाते हैं, वो लोग ऐसे एड्रेस है कि जिनको भी कोई भी तकलीफ होते हैं वो मेरे बच्चों के पास आते हैं और बोलते हैं कि हमको ये तकलीफ है, प्लीज क्या आप मदद कर सकते हैं। उनके खुद के दोस्तों को, कई लोगों को उन लोगों ने नौकरी तक दिलवाई है। मैडम, अगर हम बात करें तेलंगाना के लोगों की, खास करके महिलाओं की, तेलंगाना सारा पूरा राज्य एक तरफ, हैदराबाद की महिलाएं, हैदराबाद की जनता एक तरफ है, इनका एक व्यवहार ही अलग होता है। इस हैदराबाद के ओल्ड सिटी से, पुराने शहर से आप उभर के आई हैं, इतने समय तक आप कहाँ थी? अभी इस तरीके का जो उबाल आ रहा है, इस तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, इसको कैसे देखती है? क्या ये पहले मिलना चाहिए था या अभी जो मिला है सही वक्त है यहाँ? मैं 25 साल हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट के याकुतपुरा असेंबली से संतोष नगर में पल बढ़ के बड़ी हुई हूँ। मैं 25 साल, मेरे पिताजी वहीं पे कंचन बाग में MES में काम करते थे, एक स्टोर्स इंचार्ज की तरह, और हम एक छोटे सी EWS जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहते हैं, उस घर में मैंने 25 साल पल के बड़ी हुई सी हूँ। तो मुझे हर उस किस्से से वाकिफ हूँ, मैं हर उस कहानी में जानती हूँ, हर उस दंगा फसाद के बारे में मैं जानती हूँ। हाँ, 25 साल के बाद मेरी शादी हो गई है और मैं ससुराल गई हूँ, मेरे अपने बच्चे, फैमिली, लेकिन मैं 20 साल से कई प्रकार के सोशल वेलफेयर का काम करते आई हूँ, जिसमें मैंने कभी कोई जात पात मत या अपने रिलीजन को मैंने आज तक देखा नहीं, मजहब को देखा नहीं। मैं हर एक के लिए काम करती हूँ। मेरा मुद्दा जब भी मैं काम करती हूँ, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लोगों को काम करती हूँ, क्योंकि मैं आज ओपन से बात करना चाहिए, मैं स्वयं एक ब्राह्मण होने के बावजूद, जिसको लोग फॉरवर्ड कैस्ट, अदर कैस्ट कहते हैं, मैं ऐसी गरीबी से बाहर आई हूँ। मैं आई यूज्ड टू लिव इन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और मेरे सारे ST SC पसमंदा भाई अगर सुन रहे, मैं उन्हीं के जैसे एक छोटे से घर से बाहर आई हूँ, निकल कर, पढ़कर, मेहनत कर कर, तकलीफों से। इसलिए मैं जानती हूँ आप कोई भी मजहब के हो सकते हैं, आप कोई भी कास्ट के हो सकते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपका जीवन का कठिनाइयाँ बहुत बहुत लंबी होती है रास्ता। जब मेरा शादी हुई है, एक अच्छे परिवार से हुई मेरा,
तो मैं वहां से लोगों को मदद करना जब शुरू करी, तो खास कर पिछले 8 सालों से मेरा नजर हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट की तरफ शिफ्ट हुआ है, क्योंकि वहां के मुस्लिम एनजीओ मेरे साथ काम करने पे जुड़ गए हैं मेरे बात सुनकर। हालांकि बात मैं बताती हूँ आपको, मैं नाम तो वैसे किसी के लेना नहीं चाहती। एक औरत है, उनको, एक मुसलमान औरत है, उनको कोई प्रॉब्लम हुआ है, कहीं किसी ने आप उनको धोखा दिया है, तो वो लोग पुलिस स्टेशन गए थे वो दर्ज करवाने के लिए उनके तकलीफ। वहाँ पे उन्होंने रोन पड़ी है, कुछ एफआईआर लिखाने की कोशिश करी है, चक्कर मार मार के तंग हो गई है ओल्ड सिटी में। तो वहाँ के कांस्टेबल भाई उनको बाजू बुला के बताया, कहते हैं आप माधवीलता के पास जाइए, आपको न्याय मिलेगा। तो आप बताइए कि हम कौन है अभी? ऐसा ना मुसलमान ना हिंदू, जहाँ पे खास कर औरत को तकलीफ होती है। पिछले भी 15 दिन के पहले एक गवर्नमेंट कॉलेज में 15 ऐसे मुसलमान पसमंदे लड़कियां हैं जो डिग्री पढ़ रहे हैं, जिनको फीस नहीं था गवर्नमेंट कॉलेज में भरने के लिए। वो लोग मेरे बारे में पता लगाकर मेरे पास आए, हम लोग फौरन अपने ट्रस्ट से उनका फीस भरे हैं। अब आप बताइए हम कौन है? ऐसा करते 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 इतने ओल्ड सिटी के गहरे में हम चले गए, उस गली में, उस मोहल्लों में। जब वो सच और बाहर निकला तो मुझे इतना दुख हुआ कि जिस 25 साल पहले मैं छोड़कर आई हूँ वो और भी बदतर हो गया। रिक्शा चलाने वाला अभी भी रिक्शा चला रहा है, 7वीं पढ़े सो बच्चे अभी 10वीं पढ़ रहे हैं, और जिस चंद लड़कियां जिनका नाम अभी जिनको मैं कह रही हूँ कोई डिग्री करना चाह रहे, बहुत ही मुश्किल से, यानी कि आप समझिए 13 लाख वोटर्स, जिनको मुसलमान वोटर्स हम कहते हैं, फेक सब मिलाकर, उनके घर परिवारों में से ऐसा ज्यादा से ज्यादा आपको 1 या 2% की लड़कियां मिलती हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं। यानी हालांकि पूरे भारत देश में मोदी भाई का योजनाओं से 15% की बढ़ोतरी हुई है पसमंदा मुसलमान लड़कियों की पढ़ाई में, लेकिन एकमात्र हैदराबाद ओल्ड सिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़ोतरी नहीं हुई है और घटता जा रहा है। अब बताइए इसका क्या कारण हो सकता है? अभी उम्मीदवार चुनी गई हैं, लेकिन पहले से आप अपना सोशल वेलफेयर काम कर रही है, समाज सेवा कर रही हैं, खास करके हैदराबाद पार्लियामेंट क्षेत्र ही क्यों रहा पहले से? आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे अलग करेंगे दूसरे शहर से, दूसरे इलाकों से जो तेलंगाना यहाँ? वो मेरा मायका है। अभी कौन लड़की अपने मायके को काम करना नहीं पसंद करेगी? मेरा सोच विचार तो ये, जब हम शादी करके निकल जाते हैं तो तब ज्यादा प्यार आता है मायके के ऊपर, माँ बाप के ऊपर, भाई बहनों के ऊपर। वैसे ही जब मैं इसके बारे में सोशल सर्विसेज 20 साल से करते आई हूँ, खास कर जब मुझे याकुतपुरा या अपने ओल्ड सिटी के अलग अलग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से काम करने का मौका मिला, तब जाके मुझे और दुख लगा कि अरे जब आप कोई इलाके को या कोई कॉन्स्टिट्यूंस को छोड़ के आते हो, जब सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज उसके आजू बाजू के तरक्की करके निकल गए, कहीं आर पार करके निकल गए, ये तो और पीछे चले गया। अब आप कैसा तुलना करोगे? आप समझिए, इन द हार्ट ऑफ ओल्ड सिटी, पूरा अभी तेलंगाना के जो हार्ट है हैदराबाद, वहां पर जिसको हम दिल मानते हैं, जो मजबूत होना चाहिए, वहां पे हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 3.5 किलोमीटर का ओपन गंदा नाला चलता है, जहाँ के आजू बाजू इतना गलीज कचड़ा फेंका जाता है। आप बताइए कि क्या करें उस प्रकार के जीवन और जिंदगियों के लिए? आप कभी भी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के मेरे फिरने का कैंपेनिंग का देखिए, कई बार मैं कर्चीफ ऐसा लगा के मुझे वहीं पर जाना पड़ता है, और जब भी मैं कर्चीफ लगाती हूँ मुझे इतना दुख और दर्द होता है। वहां तो लोग आदत हो गए ना रहना। अब बताइए क्या वो जिंदगियां हैं? क्या वो इंसान का हक नहीं बनता इस देश में एक अच्छा साफ सुथरा एक इज्जतदार जीवन जीने के लिए? और अभी तो बताइए आप, मैं, ऐसा कितने लोग हैं जो शान से इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं? क्या आप ये फ्रीबीज, यानी ये मुफ्त में आप लोगों को, मुसलमान भाइयों को आप दिखाते हो कि आपका इलेक्ट्रिकल बिल मैं निकलवा दूंगा, पे करने की जरूरत नहीं है, ओपन। आप जीडीपी को कम करने की बात करते हो, आप बोलते हो मैं नल का बिल फ्री करवा दूंगा। ये हैसियत देना है आप मुसलमान भाई बहनों को, पसमंदा भाई बहनों को, कि कम से कम 500 रुपए की इलेक्ट्रिकल बिल पे करने की हैसियत में भी नहीं आना वो लोग, और गरीब हो जाना, और गरीब।
कि पीने के पानी के तक पैसे नहीं दे सकते, ये देना चाह रहे हैं आप? ये है आपके तरफ से तोहफा उन लोगों को रमजान के टाइम पे? भाई अगर आपको बोलना है तो ये बोलो कि आपको उस लेवल पे लेके जाऊंगा जिंदगी में, इतना पढ़ाई दूंगा, मदरसों में पढ़ाई दूंगा, मैं आपको नौकरी लगवा दूंगा, मैं प्रधानमंत्री का योजना आपके तक लेके आऊंगा, प्रधानमंत्री जी का मुद्रा योजना आपके तक लेके आऊंगा, विश्वकर्मा योजना आप तक लेके आऊंगा, हर गरीब पसमंदा औरतों को मिनिमम 50,000 का लोन दिलवाऊंगा मैं, आपका खुद का व्यापार का एस्टैब्लिश करवाऊंगा मैं। ये कहना चाहिए ना उनको। लड़कियों को पढ़ने के लिए मदद करवाऊंगा। हाँ, हर मुसलमान लड़की जो हिजाब पहनना चाहती है मैं उनको मदरसे में पढ़ाई दूंगा आर्टिकल 30 के तहत, क्योंकि आर्टिकल 30 के तहत आप मदरसा में इंग्लिश एजुकेशन दे सकते हैं, आप जहां पे हिजाब पहन सकती है लड़की, क्योंकि हिजाब पहना उनका हक है। आप जहां हक है वहां मत दीजिए। क्यों? अब वक्फ बोर्ड के पैसे हड़प ले रहे ना, तो पैसे कहां से आएंगे मदरसों को ऊपर उठाने के लिए? तो क्या करेंगे आप? भड़काएंगे, लड़कियों को भड़काएंगे आप। क्या कर जाकर जनरल स्कूल्स में आप दाखिला ले लो। कौन से जनरल स्कूल्स है वो? जो हिंदू एस्टैब्लिश करते हैं। क्या है दिक्कत वहां पे? वो हिंदू स्कूल्स में किसी को भी मजहब के बारे में बात नहीं करना है, हिंदू को भी बात नहीं करना है, इसलिए हम वहां पे भगवत गीता तक नहीं पढ़ा सकते। जिन मदरसों में आप कुरान पढ़ा सकते हैं, आप उसका फायदा उठाना चाहिए ना। हम समझते ना लड़की की सेंसिटिविटी, वो बुर्का पहनकर या ये जो भी है उनका रीति रिवाज, वो जाकर वही पहनकर उन वहां पे जाकर इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ सकती है, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन राज्यांग आपको एक हक दिया है माइनॉरिटीज को। उसके बारे में बात मत करिए, क्योंकि उसके बारे में बात करेंगे तो हिंदू मुसलमान दोस्त हो जाएंगे ना। तो जिस दिन हिंदू मुसलमान दोस्त हो जाएंगे तभी इनका तड़ी पार हो जाएगा। मैं इसीलिए सारे मुसलमान लोगों को इस बारे में उनको वाकिफ करवाना चाहती हूँ, उनको ये इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। भैया भारत देश एकमात्र देश है जहां पे हर माइनॉरिटी का इज्जत किया गया है, हर माइनॉरिटी का उनका तकलीफ को समझा गया है, उनका हर माइनॉरिटी का उनका मजहब के बारे में जो छोटे जो चीज है जो हमको हम दिमाग में रखते हुए उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, वो किया गया है। इसलिए आपका इज्जत करना ही हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य है। और हम हिंदू होकर मैं ये कहना चाहती हूँ, और मोदी भाई भी यही कहना चाहते हैं, इसलिए बार 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 वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आपने तो समाज सेवा से राजनीतिक रोल में अपने आप को एकदम से अडैप्ट कर लिया है, लेकिन इस राजनीतिक जीवन में आपका पहला पाला पड़ता है असद ओवैसी से। ये एक मामूली लीडर नहीं है, मामूली इंसान नहीं है, 40 साल से उनका यहाँ पर दबदबा रहा है। तो इस राजनीतिक जीवन में आने के बाद आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में? कठिनाइयां तो दूर भाई, वो रहेंगे, मैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉलिटिक्स में एंट्री देने के वजह से एक फायदा तो हुआ साहब। जो सोशल वर्कर के जैसे मैंने जितने भी अच्छे काम करी हूँ, जो अच्छे काम करते वक्त जिन जिन सच्चाइयों को मैं जानी हूँ, मुझे आज एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिला है हिम्मत से सारे देश को ऐलान करने के लिए कितने सच ऐसे छुपे हुए हैं और कितने झूठे ईंट और पत्थरों के ऊपर ये लोग महल बनाए हैं। अगर मैं एक छोटे सोशल वर्कर के जैसा जाऊंगी तो गलीलों में जाऊंगी, पसमंदा औरतों को रेशन बांटते जाऊंगी, 1008 उनको फ्री डिलीवरी का अनाउंस करते जाऊंगी, उनको मदद करते 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 कब उनको सही मायने में उनको हक दिलवाऊंगी। भाई जो सच्चाइयां मुझे मालूम है, कौन सुनेंगे मेरे सच? मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं उस दिन भी सोशल वर्कर हूँ, आज भी मैं सोशल वर्कर ही हूँ, इसीलिए मुझे राजनीति में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। क्यों? उस दिन जो सच्चाई मेरे पास है, जिस रोना मैंने सुना है, जो दर्द मैंने औरतों का सुना है, जो दर्द में पसमंदा औरतों को सुनी हूँ, जो बच्चियों को सुनी हूँ, जो नौजवानों के सुनी हूँ, उस दिन मुझे एक गला फाड़ कर बोलना चाहिए था, मुझे चाहिए था बोलने का ख्वाहिश था मुझे। शायद कोई किसी ने और एक कार्ड लगाए मेरे ऊपर, ऐसा मोदी भाई आकर क्या करें, इनका विजिटिंग कार्ड पर सोशल वर्कर लिखा साहब, अब इनको उम्मीदवार का विजिटिंग कार्ड दिए उन्होंने, लेकिन तब भी मैं सोशल वर्कर हूं,
अब भी मैं सोशल वर्कर हूँ। तब मैं 10 लोगों से बात करती थी इनके गुनाहों के बारे में। आज 130 करोड़ लोगों से बात कर रही हूँ जो गुनाह उन लोगों ने किया है, जो गलतियां वो लोगों ने किया है। मैं कहीं बदली भाई, मैं कभी नहीं बदली। आप सुन रहे मुझे आज, इसलिए आपको लगता है अरे भाई कौन है ना, लेकिन मैं तभी भी वही हूँ, आज भी वही हूँ, कल भी यही रहूंगी मैं। मैडम, आपका जो राजनीतिक जीवन है हाल ही में शुरू हुआ है ऐसा हमने जाना है, लेकिन इनका राजनीतिक जीवन जो है, जिनसे आपकी लड़ाई है, ये 40 साल से यहाँ पर है। इन्होंने कई सारे ऐसे उम्मीदवारों को देखा है, ऐसे लीडर्स को देखा है जिनको उन्होंने यहीं पर फेस किया है और सबको शिकस्त दी है और आज यहाँ पर ठहरे हैं। तो आपको ये सफ़र कैसे लगता है कि आप कामयाब होगी, आपको सफलता मिलेगी? इनकी गढ़ कालेश्वरम प्रोजेक्ट का जैसा है भाई। इनकी गढ़ कैसा है? कालेश्वरम प्रोजेक्ट का जैसा है। जिस गढ़ आप झूठ के ऊपर बनाए, जिस गढ़ की बुनियाद झूठ पे है, धोखे पे है, जैसे बीआरएस गवर्नमेंट में केसीआर भाई ने बनाया ना कालेश्वरम पानी का प्रोजेक्ट, जो ऐसा दरार रहा है ना, टूट रहा है ना, वैसे इस गढ़ टूटने का वक्त आ गया है। क्यों? इसको तोड़ने वाला शस्त्र एक ही है और वो है इनका जो झूठा बुनियाद को बाहर लाएंगे। सच, इन जो सच्चाई ये लोग आज तक दबा के रखे हैं, उसको हम बाहर लाएंगे और ला रहे हैं, लाते ही रहेंगे। ये कोई बड़ी जंग नहीं है भाई। आज तक किसी ने हिम्मत नहीं करी। जिसने भी हिम्मत करी है, बेचारे वो लोग सलाखों के पीछे चले गए, या पत्थर खाए, या रोक दिए इनके ऊपर लोगों को भी जाए मारने के लिए, या धमकी दिए। हम किससे डरते हैं? हम किसी से नहीं डरते। तो हम सारे बाहर लाएंगे। अब देखते हैं कैसे जीतेंगे। आपको Y+ सिक्योरिटी दी गई है इस कैंपेन के दौरान, ऐसा क्यों? अचानक से आपका जो राजनीतिक जीवन है एकदम से स्पाइक कर गया, एकदम से ऊंचा उड़ता जा रहा है, तो इस सिक्योरिटी को, इस तरीके के मेजर को आप कैसे देखें? हाँ भैया, आप सुनिए। इसके पहले हम सोशल वर्कर के जैसा काम करते जा रहे थे। हम कौन है, कहाँ से है, क्या सोशल वर्क कर रहे हैं, असद जी को नहीं मालूम, अकबर जी को भी नहीं मालूम। अब जब समझ में आ गया, मोदी जी मेरे को उम्मीदवार बनाकर क्या करें, असद जी के सामने ठहरा दिए। और हम हैं जो चुपने बैठते हैं, हमें जो सच्चाई बाहर निकालते हैं। तब असद जी थोड़ी चुप बैठेंगे, अकबर जी चुप बैठेंगे, जो चुटकी मार सकते हैं पूरे देश के हिंदुओं को मार डालने के लिए। 15 मिनट दे दो पुलिस को, बाजू हटाओ, तो मुझे छोड़ेंगे? सारे देश के हिंदू को जो नहीं छोड़ेंगे, मुझे छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। तो क्यों लगाए मुझे? लड़ने के लिए लगाए, मरने के लिए लगाए? लड़ने के लिए है ना। मैं तो मर जाऊंगी वैसे भी, जरूरत पड़ा सब हिंदू भाइयों कर मुस्लिम भाइयों के लिए मैं मर जाऊंगी। मरने के बाद करने के लिए क्या बचेगा वहां? और भी असद जी तगड़ा बन जाएंगे ना, अरे चलो छुटकारा हो गया माधी लता का, हमने मार डाला है। तो ये नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि जो मुक्तावर के साथ काम करने के ख्वाहिश दिखाते हैं, जो उनके बेटे के साथ काम करने की ख्वाहिश दिखा सकते हैं, जो ISIS के साथ काम करने की ख्वाहिश दिखा सकते हैं, उन लोगों को क्या चाहिए मेरे जैसा पॉलिटिशियंस आना? उनका तो गढ़ हिलेगा ना हिलेगा। क्योंकि मैं वो जो मस्जिद भी तोड़ रहे खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मैं वो भी बाहर ला रही हूँ ना भैया। तो वो चुप क्यों बैठेंगे? ये बहुत बड़ा आरोप है ISIS के साथ उनके जो है ताल्लुकात है, आप कह रही हैं। इस पर बताइए कि क्या, किस वजूद पर आप इस बात को कह रही हैं? अच्छा, मैं आपको दिखा दूं, प्रेस रिलीज दिखा दूं? दिखा पाएंगे आप अपने वालों को? तो 1 सेकंड टाइम दीजिए, मैं भी दिखाती हूँ आपको। मैं कार लंच बैग दिस कर। तो अभी जो राजनीति चल रही है मैडम, इस प्रश्न पर वापस आएंगे, लेकिन अभी जो राजनीति चल रही है, आरोप उन पर लगता रहा है कि वो भड़काने की राजनीति करते हैं, दहशत की राजनीति करते हैं, ऐसे उन पे कई सारे आरोप लगे हैं। आप पर भी इसी तरीके के आरोप लगना शुरू हो गए हैं। लोगों को, मतलब ओल्ड सिटी के जो लोग हैं, इन पर जुल्म किया गया, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इस तरीके की राजनीति आप भी कर रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। तो इसको कैसे देखते हैं? अरे किस प्रकार से डरा रही हूँ समझा ना भैया? रेशन देकर डरा रही हूँ क्या? हाँ, मैं डरा रही हूँ। पसमंद औरतों को 30 दिन का रेशन मैं आज तक दी। हाँ, मैंने दे के डराया है। 1008 नॉर्मल फ्री डिलीवरीज पसमंदा वुमन को करवा के डराया है। हाँ, मैंने 1008 फ्री डिलीवरीज पसमंदा औरतों को करवा के मैंने डरा है।
मैंने गरीब बच्चों को, लड़कियों को गवर्नमेंट फीस देकर डराया है? हाँ भैया, मैंने एक पसमंदा और गरीब मुसलमान लड़कियों को गवर्नमेंट फीस देकर डराया है। और आपको लगता है मैं मदरसों में खाना भी जाकर डराया है? हाँ भैया, मैंने मदरसों में खाना भी जाकर डराया। आपको लगता है अनाथ आश्रम मुसलमान बच्चों के, शिया बच्चों को मैं फ्री मेडिकल कैंप देकर, फ्री मेडिसिन देकर डराया है? हाँ भैया, मैंने वैसे डराया है। हाँ भैया, मैंने सारे काम करा के डराया है। अब बताइए। मैडम, आपने कहा है कि आपको खतरा है, ओल्ड सिटी में कैंपेन से खतरा है, एआईएमआईएम से खतरा है, लेकिन एआईएमआईएम के अध्यक्ष भी कहते हैं उनको खतरा है। एक बार उन पर अटैक भी हुआ था, एक बार शूटिंग भी हुई थी, अभी भी उनको थ्रेट्स आ रहे हैं। ये बात वो कह रहे हैं। Z+ सिक्योरिटी उनके पास भी है, Z कैटेगरी सिक्योरिटी उनके पास है, आपके पास Y+ कैटेगरी सिक्योरिटी आपके पास है। तो क्या चल रहा है ओल्ड सिटी में? ये एक तरीके से दहशत वाला माहौल ही समझ आ रहा है। दोनों को थ्रेट है, उनको भी थ्रेट है, आपको भी थ्रेट है। तो ये किससे थ्रेट हुआ? अच्छा, उनको थ्रेट है कह रहे हैं वो। एक बार उन पे हमला भी हुआ है। आप बता सकते कौन हमला करे उनके ऊपर? जो अकबरुद्दीन जी पे भी हमला हुआ है। मैं बताऊं किसने हमला किया उनके ऊपर? उन पर हमला करे थे मोहम्मद पहलवान भाई के बेटे ने। आप पता लगाना चाह रहे किसने हमला की, क्यों हमला हुआ उनके ऊपर? वक्फ बोर्ड के जमीन पर जो मुसलमानों का ग्रेवयार्ड, शमशान बना था, उनको तोड़कर उनके एआईएमआईएम वाले महल बनाना चाह रहे थे, घर बनाना चाह रहे थे। इस मुद्दा लेकर मोहम्मद पहलवान जी और उनके बेटे विनम्रता से मांग करने गए कि अकबर भाई प्लीज इसको छोड़ दीजिए, मुसलमानों का को ठेस पहुंचेगा। बेचारे देखिए, पहलवान रहकर भी कितना विनम्रता से पूछे उनसे। लेकिन अकबर भाई का तो आपको जबान मालूम है ना, और राम को भी गाली देते हैं, राम जी के माता जी को भी गाली देते हैं। वो गाली देने में तो पीएचडी ला लिए हैं, पता नहीं कौन से यूनिवर्सिटी से, क्योंकि खुद ब खुद डॉक्टरेट ला लेते हैं ये लोग गाली देने में। इस बात पे हमको समझ में आता है वो हिंदू को ही नहीं, मुसलमानों को भी नहीं छोड़ते गाली देने में। मोहम्मद पहलवान के जो बेटे हैं, इनके गालियों से, अभी नौजवान है तो हाथापाई हुई है। उसमें बच्चा बेचारा क्या करता, अकबरुद्दीन पे हमला किया। अब मसला किसने हमला किया, क्यों हमला किया, ये बाहर नहीं आता। बेचारा गया सलाखों के पीछे। किस लिए? खुद मुसलमानों के कौम के लिए, वक्फ बोर्ड के लैंड के लिए, शमशानों को हड़प करने के लिए, धरना करने के लिए, पूछने के लिए बेचारा पीछे गया। अब थ्रेट तो हो गया ही होगी। अब ये देखिए, देखिए ये मैं बनाई ये कहानी। साहब, मुझे इतना हैसियत और इतनी शक्ति है मुझ में कहानी बनाने के लिए? मैं तो बहुत छोटी हूँ साहब, आप ही बताए ना, नए नए मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ। तो जिनके ताल्लुकात ऐसे लोगों से हैं, बताइए कौन डरना चाहिए? मैं सीधी सादी एक स्त्री जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, अब बताइए कौन किससे डरना चाहिए? मैं क्या करेंगे साहब, ज्यादा से ज्यादा रेशन का थैली उठा के जाऊंगी। आप कभी, अच्छा क्या मुझे कोई पिस्तलों का परमिशन है? असद भाई को है ना 2-2 पिस्तलों का परमिशन। वो इलेक्शन कमीशन को उसमें भी 2 पिस्टल कैरी करने का परमिशन लगाते हैं ना। मेरे पास तो नहीं है ना भैया, मैं कोई पिस्टल का परमिशन नहीं है मेरे पास। अब बताइए कौन कमजोर है, मैं या असद भाई? कौन डरना किससे? अब आप ही सोचो। चुनाव के लिए कैंपेन चल रहा है। अगर हम बात करें वोट शेयर की, तो हैदराबाद के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में माइनॉरिटी में आते हैं हिंदूज, मेजॉरिटी में आते हैं मुस्लिम्स। और जो वोट परसेंटेज है, पिछली बार हमने देखा कई जितनी बार से असद ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं, हर बार उनका वोट परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। विजेता तो अलग से प्राप्त कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा 57% उनका वोट शेयर था पूरे पोलिंग से। आपके लिए क्या लग रहा है कि ये पूरा मुसलमान वोट शेयर है या फिर इसमें हिंदू भी उनको सपोर्ट करते हैं? क्योंकि इसमें लगभग 50 से 55 तक ही मुसलमान आते हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन इनका वोट शेयर 57% है, जिनमें कई सारे मुस्लिम्स भी इनके खिलाफ वोट करते हैं, ऐसा इन पर ऐसा बताया जाता है। तो क्या आप इन सबको कन्विंस करने में कामयाब हो? जी, पहली बात, कोई हिंदू इनको वोट नहीं देता। आप समझिए, कोई हिंदू अपने रामचंद्र के ऊपर गाली दे तो इसको वोट देते हैं। कोई भी हिंदू
अपने भाग्यलक्ष्मी माता के ऊपर ये लोग गाली देते हैं, बोलते हैं, पता है ये लोग क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं भाग्यलक्ष्मी जो हमारे माता है, जो हमारी लक्ष्मी जी है, वो इनके घर पर आके बर्तन मांजती कहते हैं। ऐसे बात बोलने वाला वो इंसान को बारे में मैं क्या बताऊं? आप समझते हिंदू जाके इसको वोट डालेंगे? अभी मुसलमान भी नहीं डालते इनको वोट, पता है क्यों? ये अहमदियों को बाहर फेंक दिए हैं। उनका ट्विटर देखिए आप, अहमदी ये मुसलमान नहीं है, क्यों लगाना चाह रहे हैं आप उनको मुसलमान के अंदर? आप कौन हो? आप कौन हो साहब ये कहने के लिए ये मुसलमान हो सकते हैं, मुसलमान नहीं हो सकते? अगर आप ये बात कह रहे कि हाँ अहमदिया मुसलमान नहीं है, तो कन्वर्टेड जो हिंदू है मुसलमान बन गए, तो वो भी तो मुसलमान नहीं है ना? और आप परसों क्या दे रहे थे स्पीच? हर बच्चा जन्म से मुसलमान है, उसका माता और पिता, वालिद और वालिदा, उनको कोई दूसरे मजहब में लेके जा रहे, तो अहमदिया कैसे मुसलमान नहीं हुए बताइए आप, जो खुद कह रहे हैं हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं? और ये है मुसलमान का मसीहा जो अहमदियों को बाहर फेंक रहा है। ये है मुसलमान जो शिया को मदद नहीं करते। ये है मुसलमान जो मदरसों में बढ़ोतरी नहीं देते हैं। अरे भैया, बहुत सारे मुसलमान भी इसको वोट नहीं दे रहे, पसमंदा भी इनको वोट नहीं दे रहे। ये बोगस वोटों से जी रहे हैं और बोगस वोटों से जीत भी रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैडम, आपकी लड़ाई ना सिर्फ असद ओवैसी से है, यहाँ पर कई सारे चुनौतियों का आपका सामना करना पड़ रहा है। आपके ही पार्टी के कुछ लोग जो है नाखुश थे जब आपको उम्मीदवारी दी गई थी। कई बार उन्होंने ओवैसी के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन जब आपका नाम आया तो एकदम से वो लोग आपके खिलाफ ही बोलना शुरू कर दिए। तो इसको कैसे देखती हैं? आपकी लड़ाई इतनी आसान नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है, कैसा क्या कहना चाहेंगे? सब पहली बात तो ये है कि हमारे खुद के पार्टी के लोग हमारे खिलाफ नहीं है। अगर वो हमारे खिलाफ होते तो आज हम कैंपेनिंग कैसे करते? अगर वो हमारे खिलाफ होते, हम इकट्ठा बैठकर आगे कैसा करना चाहिए उसका प्लानिंग कैसे करेंगे? हाँ, एक बात तो है कि एकदम से कोई नई लेडी को लेके आ गए तो उनको समझ में नहीं आएगा, अरे क्या है भाई, एकदम से औरत आ गई, क्या ये लड़ पाएगी? जैसे आप पूरा देश बात कर रहे हैं ना, ये महिला है, ये असद के गढ़ से लड़ेगी, 40 साल का गढ़ है, तो उनका भी एक ऐसा डर था कि क्या औरत को ठहरा है भाई, क्या कर पाएंगे इन्हों, क्या लड़ पाएंगे इन्हों, इनको कुछ नहीं होना, इनका हिफाजत करना चाहिए ना हम लोग। अब घर के बड़े कैसे सोचते बताइए? अब लड़की है घर में, वो कहती है नहीं नहीं मैं जाऊंगी लड़ने के लिए, कि भाई घर के बड़े भाई पिताजी कैसे बात करते, नहीं जाना चाहिए। सुनिए आप हमारे बात, इस ऐसी तो प्रकार से बात करते ना, भाषा ऐसी रहती है, तो वैसे ही बात करे। लेकिन जब उनको पता चल गया अरे ये सामान्य स्त्री नहीं है, ये शक्ति है, ये लड़ सकती है, तब आपको पहली बात जानना चाहिए। पहले हमारे भाजपा के हमारे सदस्य थे जो मुझे फोन कर कर कई बार मुझे बधाई दी और बोले आप चलिए, हम आपके साथ हैं। बस हमारे साथ हमारा पूरा भाजपा है, हमारा पूरा स्टेट हमारे साथ है, और पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूएंस के भाजपा के हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ। प्रधानमंत्री जी को बस मैं यही कहूंगी कि आज भी ये सपना लगता है मुझे, और इतना बड़ा सपना सच हो रहा है कि एक आम इंसान में से आप एक औरत को चुने हैं प्रधानमंत्री जी। क्या कहें हम, आप ऐसा लगता है आप देश की प्रगति के बारे में सोच रहे हैं, देश की प्रगति के बारे में गाते हुए सोच रहे हैं, देश की प्रगति के बारे में सोचते हुए सोच रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिलना हमारा सौभाग्य है। एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री है जो बड़े भाई भी है, हमारे पिता भी आप ही है, जो स्त्री शक्ति को बिना देखे अगर आप बाहर निकाल के ठहरा सकते हैं। एक शक्ति का असल रूप क्या है, भारत माता हम क्यों कहते हैं इस देश को, जहां के पूरा दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसका नाम एक स्त्री का नाम दिया गया है। एकमात्र भारत देश है जिसका नाम स्त्री का नाम दिया गया है। उसका आप अभी भरोसा कर कर जो मुझे ये टिकट देकर देश को और दुनिया को दिखा रहे, हम सदा आपके आभारी हैं। और हम सच के लड़ाई में और धर्म के लड़ाई में हम कह रहे हैं कि कत्ते ही पीछे नहीं हटेंगे प्रधानमंत्री जी, हम ठहरेंगे आपके हर उस आपके सपनों को साकार करने के लिए। धन्यवाद मैडम हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी हैदराबाद पार्लियामेंट क्षेत्र की उम्मीदवार माधवी लता। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।